ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और ये है FM 100.1 मेगाहर्ट्ज। तो जो आज चुना हमारे स्टूडियो में बहुत स्पेशल मेहमान आया छिन और वो स्पेशल मेहमान कौन छिन वह बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि वो खुद बताएं, खुद कुछ कहे तो आपको कुछ समझ में आएगा। बहुत बहुत प्रणाम। आपने मतलब याद करे, हम गढ़वालियों को आगाड़ी बढ़ाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल हमारा उत्तराखंड काफ़ी जोर शोर से प्रोग्रेस मचा। आप समझ गए होंगे कौन है हमारे साथ। अगर नहीं समझे तो मैं बता दूं कि आज स्टूडियो में है माननीय हिज रॉयल हाइनेस श्री मनोजेंद्र शाह जी टेहरी नरेश। इंदु यस, मैं तो आप दोनों को सुन के ही हैरान हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरी बारी कब आएगी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी गोल्ड की। हमारी गढ़वाली बहुत अच्छी चल दोनों की उनकी तो बहुत अच्छी चल। तो आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मनोजेंद्र शाह, इनके जो जाने वाले हैं मैं बता दूं, प्यार से कोई इनको हुजूर कहता है, कोई राजा जी कहता है, कोई टीका साहब कहता है, कोई महाराज साहब कहता है। तो इनको प्यार से कई सारे नामों से पुकारा जाता है जहाँ से ये आते हैं। और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोल्ड का जो ये स्टूडियो है ना, इस समय बड़ा अच्छा सा माहौल बन गया। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो सुंदर सुंदर एक जो प्रदेश है हमारा, पर्यटन स्थल है बहुत अच्छा। और आज का जो ये दिन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हम परंपराओं से जुड़े, कुछ इतिहास से जुड़े, क्योंकि जो हमारे साथ जो व्यक्तित्व बैठे हुए हैं ये भविष्य और वर्तमान और जो बीत चुका है वो समय, उसको कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रश्मि, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ भी अपनी चमक बरकरार रखती हैं। जैसे गाने, जैसे कि पुराने गाने और पुराने गानों की जब बात चली है तो ये आजकल फरमाइश में भी काफ़ी पुराने गाने आते हैं। जो यंग लोग हैं वो भी पुराने गाने फरमाइश करते हैं। जी, गोल्ड का मतलब ही है पुराने सुनहरे गीत, है ना। बिल्कुल। और पुराने गानों का जब जिक्र हुआ है रश्मि, तो राजा जी साहब का जो कनेक्शन है पुराने गानों के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये हम दोनों पे डिपेंड करता है कि हम कितना उनसे निकलवा सकते हैं। निकलेगा, बहुत अच्छे अच्छे गीत आएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि पुराने गानों को सुनने का जो शौक है ये कब से आपको लगा और आज भी बरकरार है, तो ये बना के कैसे रखा आपने? हमारे परिवार में संगीत का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। मेरी 3 बहनें मेरे से बड़ी हैं। जो सबसे बड़ी बहन है वो क्लासिकल म्यूजिक में उन्होंने BA कर रखा है और बहुत अच्छे मार्क्स, बल्कि वो तो प्रोफेशनल सिंगर बन सकती थी, पर क्योंकि हमारी फैमिली में स्टेज में गाना जरा घर में मैं सुनता रहता था बचपन में, क्योंकि वो सुबह सुबह रियाज करती थी क्लासिकल गाने। और मेरी मदर जो थी वो तबला बजाती थी। वाह, क्या बात है। और तो जब मेरे कई गेस्ट लोग आते थे हमारे घर में तो वो सब जानते थे कि मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती हैं, तो वो कहती थी भाई ये गाना सुनाओ। अब वो सुनाती थी तो उस तबला मेरी मदर बजाती थी उस वक्त। और जो मेरी दूसरी सिस्टर थी वो भरतनाट्यम में बहुत रुचि रखती थी, पर गानों में बहुत करती थी। वो रेडियो में 24 घंटे चिपकी रहती थी और गानों के साथ डांस करती थी वो। तो ये गाने तब से मैं सुन रहा हूँ, 5-6-7 साल की उम्र से वो चलता गया सिलसिला। फिर मेरे फादर ने मुझे ट्रांजिस्टर रेडियो दिया। जब वो रेडियो आया मेरे पास तो वो 24 घंटे उसमें विविध भारती वगैरह हम सुनते थे। तो इसी वो जुड़ता गया मेरे पास। बाद में जब अच्छे स्टीरियो सिस्टम आ गए, ये आ गया, फिर रिकॉर्ड्स आ गए। उस वक्त ये CD और कैसेट भी नहीं थे, LPs एंड EPs SPs ये थे। तो ये खरीद हम सुनते थे। तो इसलिए मेरा गाना का ये सिलसिला अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। गानों को सुनना और गानों के बारे में जानना, तो ये भी आपको मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा गानों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पढ़ता हूँ। आजकल तो आसान है थोड़ा पढ़ना, क्योंकि आज इंटरनेट आ गया तो कभी कभी ऐसे खोल देते हैं इसी पे। जैसे आज मुझे कहीं मिला था कि जो ओ मेरी जोरा ज़मीन जो गाना है वक्त का, वो एक्चुअली हमारा लोकल गाना नहीं है, वो फॉरेन गाना था, वो उसमें कॉपी किया गया है। तो ऐसे ऐसे आते रहते, नॉलेज बढ़ती रहती है। वो शायद अफगानिस्तान का तो कहीं ना कहीं जो संगीतकार है वो जिसे कहते हैं प्रेरणा तो लेते ही है। बिल्कुल।
तो एक चीज मैं यहाँ पे समझना चाहती हूँ महाराज साहब कि आपकी माताजी राजस्थान से थी, आप के पिताजी गढ़वाल से, तो घर के अंदर वो जो दोनों स्टेट्स का जो कल्चर है वो क्या चलता था कि गढ़वाल ही रहता था? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही कट्टर आदमी थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई और कल्चर हमारे घर में आए। जब तक वो थे तब तक मेरी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत कम था। उनका स्वर्गवास हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा ज़्यादातर हमारे खाने पे आया। जो हमारा घर का खाना है वो ज़्यादातर राजस्थानी रहा। हालांकि मेरे फादर को गढ़वाली खाना ज़्यादा पसंद है और वो खुद बहुत अच्छा पकाते थे। जैसे मेरी दूसरी मौसियाँ हैं, उनके घर में मारवाड़ी बोलते हैं। अच्छा जी। हमारे घर में नहीं चलती मारवाड़ी, हमारे यहाँ तो अंग्रेजी, हिंदी या गढ़वाली चलती है। वाह। हमारे घरों में जो रजवाड़े हैं उनका जो खान पीन होता है वो लोकल आदमियों से फ़र्क होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी शादियाँ बाहर होती हैं और जो लोकल गांव के रहने वाले लोग हैं उनके तो गांव में ही रहती है, तो उनका कल्चर प्रिजर्व हो जाता है, एक हमारा मिक्स हो जाता है जी। तो इसलिए कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम्हारा गढ़वाली खाना कैसा है, तो जो मैं खाना बनाता हूँ घर पे वो आधा आधा गढ़वाली है। मुझे लग रहा है हमारे सुनने वाले जानना चाह रहे होंगे भी क्या खाना है, खाना क्या है? विशेष खाना है। मैं भी यही सोच रही थी कि अच्छा गढ़वाली खाने में क्या अलग होता है। हमारे यहाँ तो एक तो चना का झोल होता है, आपने पता नहीं, एक सतबड़ी होती है जी। 7 चीजों की एक बड़ी बनती बड़ी है, बनती है। सतबड़ी होती है। एक बिरंजी होती है जो किस्म का एक पुलाव होता है, और तारिया आलू तो होता है। वो हमारे घर में तो नेपाली इन्फ्लुएंस भी बहुत है जी। क्योंकि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर नेपाल की थी और मेरी वाइफ नेपाल की है। तो वसुधैव कुटुंबकम का जैसा ऐसा हाँ, कुछ माहौल बन इसलिए गया। मैं कह रहा हूं, हमारे घर में जो खाना बनता है वो हमेशा मिक्स रहता है। मुझे लगता है जो विशेष फर्क है ना हिंदू, जो पहाड़ी खाना है और जो मैदानी खाना है वो है कि वहाँ का दाल, चावल आलू। जरूर है ना, हल्का खाना है। और जो यहाँ मैदान में है वो प्राथमिक तौर से गेहूं ज्यादा खाया जाता है, मिर्च मसाले भी ज्यादा है। अगर आप पहाड़ी आदमी से कहेंगे ना दाल चावल तो वो खुशी खुशी बहुत खुश हो जाएगा, मतलब उसको चाहिए दाल चावल तो अपना, और वो उसको लगेगा भाई अब तो मन तृप्त हो गया बिल्कुल। और बाकी दालों की अलग अलग प्रिपरेशंस हैं तरह तरह की, उसमें हरी सब्जियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है क्योंकि हरी सब्जियों के लिए तो पहाड़ पूरा जैविक खेती है। हरी सब्जी के बारे में मुझे एक ख्याल, एक बहुत अच्छा वो याद आया। मेरे वाइफ के इलेक्शन टूर में मैं गया हुआ था, लंच टाइम हो गया था, तो इन लोगों ने किसी के घर में मुझे लंच में इनवाइट किया था। तो बहुत सारी चीजें थी, सब चीज हरी हरी थी। ये भी साग, ये भी साग, जी। क्योंकि वही उसके बेचारे के ज्यादातर ये है। और यहाँ एक विशेष, अगर महाराज जी याद कर रहे होंगे कि एक विशेष एक झाड़ी होती है जिसे बिच्छू बूटी कहा जाता है, और उसको कंडेली स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो उसको अगर आपने छू भी दिया तो वो कांटे खुजली होती है जी, चुभ जाते हैं, उसको तोड़ना भी कठिन है और घंटों तक वो झंझनाहट जो है त्वचा पर रहती है। उसका भी पहाड़ियों ने साग बना के भाई खा लिया। जी हाँ, हरा सब्जी वगैरह साग बहुत खाते हैं हम लोग। हाँ, तो वो थोड़ा सा वो है कि हरी सब्जियां और आपको फर्स्ट क्लास दाल चावल मिल जाए, बस पहाड़ी खुश हो जाते हैं। चलिए, जो पहाड़ की बात चली है तो उसकी थोड़ी सुंदरता की बात कर ली जाए, क्योंकि जो नॉर्थ में, जो प्लेन में लोग रहते हैं, जब भी सुकून चाहिए होता है तो पहाड़ में जाते हैं। तो आपके साथ क्या होता है? पहाड़ का जो मुझे सबसे बढ़िया ये कि उसका वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, ठंडा भी है और हवा बिल्कुल साफ है। पानी में भी फर्क है वहाँ तो जी, क्योंकि वहाँ का जो खाना होता है वो अगर वहाँ पहाड़ में बनाए फर्क होता है। वही दाल आप दिल्ली में बनाए तो फर्क होती है क्योंकि हमारा वो मिनरल वाटर है ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल। बचपन की कोई याद है आपके पास पहाड़ों की, टेहरी गढ़वाल की, जब कभी अब बचपन में जाते थे छुट्टी बिताने के लिए पिताजी के साथ? शुरू में टेहरी जाते थे तो वहाँ सड़क बहुत नैरो थी, गाड़ी बहुत मुश्किल से जाती थी। टेहरी का आपने शायद पुराना पुल देखा हो ना देखा हो, वो पुल बहुत तंग था तो उसमें वो एक ही गाड़ी जाती थी और वो बिल्कुल 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। अच्छा। और फिर मेरे फादर निकालते थे गाड़ी को। बल्कि जो वहाँ हमारी ग्रैंडफादर स्टेट टाइम में जो गाड़ी थी टेहरी टाउन में, वो खोल के डिसमेंटल करके लोगों के कंधे में ले जा के वहाँ ले गए, क्योंकि वहाँ पे एक ही सड़क थी पैलेस से कचेरी तक और कचेरी से पैलेस तक। ये मुश्किलें हैं, हालांकि अब तो सड़कों का जाल बिछ गया है, लेकिन हमारी फैमिली तो घोड़े पे जाती थी ना जी। जब मेरे ग्रैंडफादर नरेंद्र नगर शिफ्ट हुए तो वहाँ से जब शुरू में जाते थे तो घोड़े पे जाते थे और औरतें कंडी पे। अच्छा, तो
उत्तराखंड की टूरिज्म की अगर बात की जाए तो आप क्या कहेंगे कि उसको और प्रमोट करना चाहिए या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए? हालांकि जब ज़्यादा लोग जाते हैं तो वही वहाँ मैं की जो कहने लोकल वाला लोग हैं हूँ। थोड़े परेशान ज़रूर होते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा ये थोड़ा इकोलॉजी में ध्यान देना चाहिए। हमारे फॉरेस्ट काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं और जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा ये। पर मैंने देखा कि आजकल उत्तराखंड बहुत ही डिमांड में है, जी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। जी हालांकि जितने ज़्यादा टूरिज्म आएंगे तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लोगों की खुशहाली होगी, सरकार को मिलेगा, पैसे तो बहुत आएंगे, पर उसमें डर होता है इकोलॉजी का। थोड़ा अनुशासन के साथ अगर हम पर्यटन की तो जरूरत है और होना भी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि थोड़ा सा अगर हम जो ये प्लास्टिक अगर हम प्रॉपर कल्चर डिस्पोजल है। करें ना, वो थोड़ा जरूरत है वो करने की। बाकी ये खूबसूरत जो वादियां हैं, पहाड़ हैं, ये देखने वाली चीजें हैं भाई। किस्मत वाले होते हैं जो वहाँ जाते हैं। ये हवा पानी जो अगर मिल जाए तो बात ही नेचुरल क्या। पेंटिंग्स। तो रश्मि एक बात बताओ, जैसे हम बोर होते तो पहाड़ चले जाते हैं और जो लोग पहाड़ के हैं वो जब बोर होते तो कहाँ जाते हैं? वो भी पहाड़ी जाते हैं। पहाड़ नहीं गए तो समुद्र में चले जाए। समुद्र में जाते हैं। महाराज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अभी बात की कि जब वापस जाते थे तो कैसे जाते थे, तो वो यादों के गलियारे में वापस जाइए और वो समय को हमारे जो सुनने वाले हैं फिर दोबारा उनके सामने वो दृश्य लेकर आइए जब आप जाते थे, महल को देखते थे और सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ होती होंगी वहाँ पर और पुरानी पुरानी चीज़ें होती होंगी बहुत देखने लायक। तो अभी क्या वहाँ की स्थिति है और वो कैसे संभाल के रखा गया है? जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नरेंद्र नगर में, तो मैंने वहाँ पे एक स्पा खोल रखा है जी जो एक वर्ल्ड क्लास स्पा है। भगवान की दया से उसकी वजह से मैं अपने बिल्डिंग को मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे वो पहले था वो वैसे ही अभी भी है, सामान वगैरह फर्नीचर सब वैसे ही है, सिर्फ आना जाना बहुत अच्छा हो गया। पुराने ज़माने में तो वहाँ ऋषिकेश पे, मुनिकृति और ऋषिकेश के बीच में एक चंद्रभागा नदी होती है, उसमें पुल नहीं होता था तो उसमें नदी में जाना पड़ता था। और वो है तो वो मानसून की नदी है, तो मानसून में तो वो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था। तो एक बार तो हमको हाथी से क्रॉस करना पड़ा वहाँ। अच्छा। हाँ, हाथी से क्रॉस करना पड़ा, उस तरफ जाना पड़ा, फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी ली, फिर ऊपर चढ़े हम। तो ऐसे पुराने दिनों में तो बहुत काफ़ी फ़र्क था। वैसे तो वादियाँ तो अभी तक हमने मेंटेन की हुई है, वैसी सुंदरता सब कुछ। हमारे आप आइए किसी दिन, हमारे यहाँ बहुत सुंदर। खासकर मेरे जो प्रॉपर्टी हमने फॉरेस्ट को बिल्कुल छेड़ा नहीं है, तो काफ़ी फॉरेस्टेड है। आप स्पा में आइए। ये तो मुझे लग रहा है कि जो महल की सुंदरता होगी वो तो निराली ही होगी, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए कितना एफर्ट लगता है, आप लोग किस तरह से उसकी देखभाल करते हैं। और मुझे लगता है जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में भी बहुत सारे जो रजवाड़े हैं उन्होंने अपने महल जनता के लिए खोले हैं कि वो एक भाग में आते हैं, देखते हैं कि एक इतिहास का एक पन्ना उनको देखने को मिलता है इंदु। तो वो ऐसा कुछ योजना है दिमाग में कभी? एक्चुअली हमारे जो पूर्वज थे उनको आर्ट का ज़्यादा शौक मुझे लगता नहीं था। अच्छा। जितने आर्ट के पीसेस हमारे पास अब है वो या तो मेरी वाइफ ने खरीदे या मैंने खरीदा है। जी जी। तो हमको एक्चुअली वहाँ पर्यटन को दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है, और जो खास था वो होटल में चला गया है। अब तो हमारा सिर्फ जिसको हम जनाना खाना कहते थे, तो जनाना खाना में कभी कोई ऐसी कोई बढ़िया चीज़ नहीं होती थी। वैसे अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन मैं 1-2 कमरों को खोल के अगर कोई देखना चाहे तो ज़रूर दिखाएंगे हम। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास होता है ना, हमें लगता है कि ये तो एक रोज़ की ही चीज़ है, लेकिन वो होती बड़ी विशेष ही है, देखने की नजरें बदल जाती है ना। सही कह रही हो। जैसे मैं अभी बात कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि हम सब कोई ना कोई चीज कलेक्ट करते हैं, किसी एक चीज का शौक सबको होता है। हाँ। तो आपका भी कोई खास शौक है जो हम अपनी सुनने वालों को बता सकते हैं? गाड़ियों के मॉडल्स शौक था मेरे को। मेरे पास अभी भी पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं है, मैं उसको कलेक्शन नहीं बोल सकता कि 2-4 गाड़ियाँ मेरी खड़ी हैं गैराज में, पर उसको मैं ध्यान से रखता हूँ, मेंटेन करता हूँ। तो आप खुद ड्राइव करते हैं अपनी गाड़ियाँ? अब मैं कम करता हूँ क्योंकि उसको ड्राइव करना बड़ा, मतलब उसमें काफ़ी मेहनत लगती है जी। पुराने गाड़ियों के जो मैकेनिकल चीज़ें हैं वो पुरानी हैं, स्टीयरिंग बड़ा हार्ड है, ब्रेक बड़े हार्ड है, लेकिन खूबसूरत बहुत होती है। देखने को बहुत सुंदर होती है। देखने से मुझे याद आया रश्मि कि क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जब दिल्ली की सड़कों पे आप अपनी कलेक्शन की कोई गाड़ी निकाल के चल रहे हैं तो लोग भी देखते हैं? हाँ, देखते हैं, ज़रूर देखते हैं, बहुत ही देखते हैं वो। इसी साल में जब स्टेट्समैन की रैली हुई थी तो मेरी एक गाड़ी, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ जजिंग होती है, जजिंग मॉडर्न स्कूल में होती है,
जी। तो वो फासला बहुत कम है। तो मैं गाड़ी ले जा रहा था बाहर, तो गेट के बाहर निकल के आगे मैं गया तो मुझे याद आया मैं फ़ोन अपना भूल गया था। तो मैंने गाड़ी सड़क पे ही खड़ी कर दी और मैंने अपने आदमी को कहा जो मेरा फ़ोन लेके आओ। 15 मिनट में वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग खड़े हो गए देखने के लिए। तो शौक तो है, लोगों को भी बहुत शौक है आजकल जी। पुरानी गाड़ियों को देखने का। में बहुत हाँ। शौक है। अच्छा रश्मि, एक चीज़ और बड़ी अच्छी है कि एक बहुत ही खास कनेक्शन है राजा साहब का बद्रीनाथ मंदिर से, और ये पूछो जरा क्या है। हाँ, मैं जानना चाहूंगी। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत तो जानकारी है, लेकिन महाराज साहब खुद बताएं हमारे सुनने वालों को। एक्चुअली ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिवार को ये मिला हुआ कि हम कुछ सेवा कर सकें श्री बद्रीनाथ जी का। तो पुराने ज़माने में, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि गुरखा वॉर हुई थी कोई, मेरे ख्याल 1715 में कब हुई थी गुरखा वॉर। उससे पहले हमारा जो कैपिटल था वो पौड़ी में था, श्रीनगर में। पुराने ज़माने में मेरे ख्याल रूलर्स जो थे वो खुद जाते थे कपाट खोलने के लिए। तो नेचुरली जब कोई किसी यात्रा पे जाता है तो वो शुभ मुहूर्त निकालता है और तब जाता है, उसी दिन वो कपाट खुलते हैं। तो सरकार की कृपा है कि वो उन्होंने अभी तक ये परंपरा रखी हुई है। और मेरे जन्म पत्र को देख के जो हमारा राजगुरु है वो एक शुभ दिन देखता है कि किस दिन बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएं, और बसंत पंचमी के दिन वो मैं डेट अनाउंस करता हूँ। और उसके अलावा हमको तेल, गाड़ू तेल हम बोलते हैं, आपको गढ़वालियों ने तो सब सुना है, गाड़ू तेल वो तिल का तेल होता है जो श्री बद्रीनाथ के मूर्ति पे लगता है, वो अखंड दीप में लगता है। वो तेल भी हमारे एक फैमिली से ज़्यादा हम निकालते हैं, वो हमारे घर की लेडीज़ में ये हो गया कि आजकल मैं देख रहा हूँ इतना उत्साह हो गया कि जो हमारे आसपास के जो गांव हैं वहाँ की जो औरतें हैं वो भाग भाग के आती हैं, बल्कि हमको उनको हाथ जोड़ के रोकना पड़ता कि भाई अब हमारे पास वो सिलबट्टे के नहीं है, ख़त्म हो गए। 40-40, 50-50 लोग आ जाते हैं। अच्छा, ये तेल पारंपरिक तरीके से निकाला जाता है? निकाला, हमारे पैलेस में निकाला जाता है। उसकी डेट भी हम बसंत पंचमी को, क्योंकि बसंत पंचमी एक ऐसा दिन है जिसमें कोई मुहूर्त नहीं निकालनी पड़ती, उधर शुभ दिन है, तो उसी दिन को हम अनाउंस करते हैं। तो उस दिन ये तेल निकालने का टाइम और कपाट खोलने का डेट हम अनाउंस करते हैं। अच्छा, मैंने ना फोटो देखी है कहीं पे, मुझे याद आ रहा है कि खास तरह के कपड़े, मतलब एक ही रंग के कपड़े पहने होते हैं बसंत पंचमी पे। ज्यादा बसंत पंचमी में पीले पहनते हैं नॉर्मली। हाँ, तो सभी औरतें पीले रंग की रश्मि साड़ी पहन के और तिल को पीसती हैं। और वो जो फोटोग्राफ थी बहुत अच्छी थी। आई एम श्योर जब आप लोग देखते होंगे तो सचमुच में तो बड़ा ही विहंगम दृश्य होता होगा। पर मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है हमारी लेडीज में जो उत्साह जो मुझे दिख रहा है वो बहुत अच्छा है। महाराज साहब, पर्वतों की जब हम बात करते हैं तो मातृशक्ति तो इतनी वहाँ पर साहसी और परिश्रमी है कि हम कहें कि अगर अभी भी पर्वतों में रह रहे हैं तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी आस्था भी है और उनके अंदर बहुत ताकत भी है, मतलब नैतिक ताकत भी और वैसे भी काम करने की भी। महाराज साहब, जो केदारनाथ जी के कपाट होते हैं उनकी भी कोई परंपरा है? नहीं, उनकी परंपरा ये है कि वो नॉर्मली 1 हफ्ता पहले खुलती है बद्रीनाथ से, पर उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, वो अपने आप ही डिसाइड करते हैं। तो अभी जैसे हमारा बद्रीनाथ जाना हुआ, इंदु माणा गांव में आकाशवाणी दिल्ली ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। तो जब बद्रीनाथ आकाशवाणी की टीम पहुंची और वहां दर्शन के लिए जब गई तो देखा वहां पे भी प्रबंध पहले से बहुत बेहतर हुआ है और इतनी खूबसूरत जगह, मतलब आप कल्पना कीजिए कि बिल्कुल जिसे कहते हैं सफेद सफेद पानी के झरने, और फिल्मों में जिसे जैसे बात की जाती है। हम बात कर रहे थे मंदिर की, और वो उस समय पूरा निर्माण कार्य तब भी चल रहा था कि वो सुंदरतम बनाने के लिए जो पूरा जो परिसर है वो बनाने का काम चल रहा था। तो पर्यटन के विकास से, क्योंकि लोगों की बहुत सारी आस्था जुड़ी है और अब जाना जो है वो आसान भी हो गया है, सड़कें बहुत अच्छी बनी है। चलिए, ये तो बात हो रही है, थोड़ा सा अपने पिताजी के बारे में बताइए, मानवेंद्र शाह, क्योंकि वहाँ उन्होंने बहुत काम किया है। मेरे स्वर्गीय पिताजी मानवेंद्र शाह जी ने टेहरी गढ़वाल, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो टेहरी गढ़वाल से वो 8 बारी चुने गए हैं। लोगों का बहुत प्यार था कि उन्होंने उनको चुना, और उनको गढ़वालियों से कुछ अलग ही लगाव था। वो उनको अपना बच्चा मानते थे, वो उसी तरह उनको डांटते थे। मुझे याद है कि किसी ने मुझे कहा कि एक इलेक्शन के टूर में मेरे फादर का एक मीटिंग थी टेहरी टाउन में, तो वो रात हो गई थी, वो मीटिंग करके वो उत्तरकाशी जा रहे थे। तो टेहरी से निकल के कोई 5-6 किलोमीटर निकल के तो उन्होंने ये महसूस किया कि जो एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है वो तो टेहरी का है, वो उत्तरकाशी का नहीं है। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई
और उसको वहाँ ही उतार दिया रात को कि भाई तू वापस जाते तू वहाँ काम करना मेरे लिए, जो तेरा इलाका है वहाँ काम कर, तू उत्तरकाशी क्यों जा रहा है। तो बेचारा मुझे मिला, वो उसने मुझे बताया कि उस वक्त तो मुझे लगा, पर अब मुझे इतनी याद आती है उनकी कि वो बिल्कुल सच्चे दिल से उन्होंने कहा कि भाई तू वहाँ काम कर जहाँ तेरा क्षेत्र है। मेरे फादर को सब लोगों ने बहुत प्यार किया, और वो उस टाइम के एमपी हैं, जब वो घोड़ों पे जाते थे, वहाँ सड़कें नहीं थी बिल्कुल, अपने साथ अपना सारा तंबू, अपना खाना पीना, बर्तन कुक सब साथ जाता था। उस वक्त से वो एमपी लगे हुए हैं 1962 से। 3 साल वो एम्बेसडर भी रहे आयरलैंड में, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक लाइफ में, पर गढ़वालियों से वो उनको बहुत ही शौक था, और जहाँ गढ़वाली दिख जाए तो वो गढ़वाली में ही बात करते थे जी। बल्कि उनकी एक झड़प जैसी हो गई थी लंदन में। एक हम खाना खा रहे थे, जो हमको खाना खिला रहा था, वो उसको देख के मेरे फादर ने मुझे कहा कि यूँ तो गढ़वाली चल। उसको बुलाया, उसको पूछा तुम कहाँ का है। उसने कहा जी मैं इंडिया का हूँ। नहीं इंडिया का तो है, कहाँ इंडिया का। कहा जी मैं उत्तराखंड का हूँ। कहाँ उत्तराखंड का। कहता मैं टेहरी का हूँ। तो मेरे फादर गढ़वाली में बात करने लग गए, और वो गढ़वाली में बात करना बिल्कुल रिफ्यूज़ कर गया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि मुझे अंग्रेज़ी आती है। वो अंग्रेजी में जवाब दिया, मेरे फादर गढ़वाली में पूछे, क्या तू गढ़वाली क्यों नहीं बोल रही हो। गढ़वाली होए कि तू गढ़वाली किले नहीं बोल रही हो। बड़ी मुश्किल से उसको 2 शब्द गढ़वाली के निकाले। तो उनको बहुत ही गढ़वाली को आ जाए ना, सब सेकेंडरी। ये तो है ना, व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ की धरती से, वहाँ की भाषा बोली से, वहाँ के खान पान से तो प्रेम होता ही है, क्योंकि वो तो जिसे कहते हैं ना कि वो रच बस जाते हैं इंसान के अंदर। तो वो, और फिर जब आप 40-50 साल से उनके साथ घूम रहे थे ना वो, जी बिल्कुल, तो बहुत ही लगाव हो गया था। हाँ। तो जब भी हम बात करते हैं आज के दौर में राजा रजवाड़ों की, तो रश्मि हम सबको ऐसा फील होता है ना कि उनकी जिंदगी थोड़ी अलग होती होगी। हाँ। तो आप क्या कहेंगी। देखिए हमारे जो, खासकर मैं अपने घर की बात कर सकता हूँ, हमारी जो रहन सहन है वो बहुत ही सिंपल है। बल्कि आप अगर राजस्थान में जाइए तो उससे हमको कंपेयर मत कीजिएगा। हमारा रहन सहन अगर आप देखें कि हम भात और दाल हम टेबल पे नहीं खाते, हमको किचन में खाना पड़ता है। तो वो आज तक हम किचन में खाते हैं, और वो जो किचन है वो इतना सिंपल है। मेरे ख्याल गाँव वालों के किचन बहुत अच्छे होंगे हमारे बराबर। हमारे अगर आप त्योहार वगैरह देखें, हमको पूजा में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये शोर शाम में नहीं देखते ये में लाइटें लगाओ, ये करो वो करो। तो हमारा जो रहन सहन शुरू से। और एक और बात थी कि हम दिल्ली में हमारी परवरिश हुई है, तो दिल्ली में तो हम लोकल लोगों से मिलते थे। मेरे 3 सिस्टर्स हैं, मैं हूँ। हम में वो बात नहीं है जो दूसरे, मतलब हम तो किसी के साथ बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बचपन से ही वही किया हुआ है, और हमारे पेरेंट्स ने कभी रोका नहीं हमें। तो हमारा जो रहन सहन है वो बहुत कॉमनर जैसा है। हमारा सब उस समय का उत्तराखंड जब आप जाते थे और आज का उत्तराखंड, क्या आपको नजर आता है फर्क, क्या दिखाई देता है। जैसे हम लोगों के भी घर में कभी बातें होती है तो लगता है उस समय जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मुश्किल रही होगी उन लोगों के लिए। आपने कहा मुश्किल थी और सिंपल भी थी ना। सिंपल भी थी। तो जो सबसे ज्यादा जो चीज मिस करता हूँ मैं, वो ह्यूमन नेचर। उन दिनों में आदमियों की, मतलब क्या बोलूँ मैं, कैरेक्टर इतना था उनका, बहुत कैरेक्टर था। आज वो नहीं है। उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा मैं, सब जगह सारी दुनिया में वो बहुत मिस करते हैं हम। और रहन सहन तो बहुत ही फ़र्क हो गया है। पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था, हमको भी नहीं मिलता था। हमको जो कुछ लाना था हमको देहरादून से लाना पड़ता था, मतलब ऋषिकेश में भी नहीं मिलता था। अच्छा। आज आप ऋषिकेश में स्ट्रॉबेरी खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। मुनिग्रेती में तो बहुत फर्क पड़ गया। जी बिल्कुल, पहाड़ों से उतरना और सारा मैदानों से रसद लेना और फिर पहाड़ों में जाना, वो बड़ा मुश्किल एक समय हमारे था। फादर तो दिल्ली से एक ट्रक हमारा था, ट्रक में जो हमारा राशन होता था, क्योंकि हम लोग गर्मियों में वहीं रहते थे 1.5 महीना, उसका सारा सामान दिल्ली से जाता था। वहाँ कुछ मिलता ही नहीं था, ऋषिकेश में नहीं मिलता था। जी। तो कम से कम ये है कि इस समय सुविधाएं हुई हैं और जरूरत है सुविधाओं की जो वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि पहाड़ से पलायन एक बड़ी चिंता का विषय है सभी का, कि भाई बहुत लोग निकले हैं और मैदानों में आगे बस गए कि रोजी रोटी के लिए बस गए। और थोड़ी सुविधा भी है ही मैदानों में जब उतरते हैं, पढ़ाई की सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, वो सारी हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है अभी और काम करने की ज़रूरत है। क्या पहाड़ों में डेवलपमेंट उस डायरेक्शन में करना, मैंने जैसे कह रहा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको ज़मीन चाहिए। ज़मीन मतलब प्लेन ज़मीन, और ज़मीन चाहिए तो फिर पानी भी चाहिए जी। पानी चाहिए फिर सड़क भी चाहिए, पानी चाहिए। तो पहाड़ों में लाना थोड़ा सरकार के लिए मुश्किल, कठिन होता है। आप देख लीजिए कहीं पे भी जहाँ पे पहाड़ इलाका है, उसका जो प्लेन क्षेत्र होता है वो ज़्यादा प्रोग्रेस होता है।
जैसे हमारे सारे ये देहरादून और जो देहरादून, घाटी ऋषिकेश, है जी। आपके नीचे हल्द्वानी तक। मन तो ये कर रहा है कि बातें करते रहें, लेकिन चलते चलते कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहें हमारे सुनने वालों को। आजकल हमारी फैमिलीज में जो एकता है वो कम होती जा रही है जब से मोबाइल फ़ोन आया है। तो मैं सब बच्चों को यही कहूँगा कि भाई अपने माँ बापों का, क्योंकि मैं अब इतना बूढ़ा हो गया तो मैं जानता हूँ कि माँ बाप की कितनी अहमियत होती है और वो बचपन में हमें पता नहीं चलता है। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि अपने माँ बाप को प्यार दो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनकी बातें मानो और उनके साथ रहो। ऐसा साथ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर बात है और बहुत जिसे कहते हैं ना कि उपयोगी बात है, समय के उपयोगी बात है कि युवा जो है वो कहीं ना कहीं फोन से जुड़ा रह जाता है ना, माँ बाप से भी एक कमरे में भी रहते हैं। कितनी बारी हम देखते हैं कि एक कमरे में मौजूद है पर अपने अपने फोन में सब व्यस्त हैं। एक इंटरनेट का जो जाल है ना, वो जाल जकड़ लेता है और उसमें वो जकड़न में आ जाते हैं। तो एक दूसरे से बात करिए, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर से मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मैं तो एक याद करी, मैं श्रोताओं तक बोल दूँ कि आप खुश रहा और सुखी रहा और काम तुम्हारो बढ़दू रहलू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।